हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे यानी आज ही के दिन जो परीक्षा हुई है 14 फरवरी 2021 के दिन परीक्षा हुई है IOCL पाइपलाइन डिवीज़न के जो फॉर्म आपके भरे गए थे जनवरी माह में। तो फाइनली उसकी आज परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में कुछ जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार आए हैं। तो चलिए फिर आज पूरा वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहा है और कितने क्वेश्चन आए थे और कैसे कैसे और क्या क्या पूछा गया है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो को कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे पहले एग्ज़ाम देने से पहले ये सोच रहे थे कि सर कैसे, काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर कैसा पेपर पैटर्न रहेगा। यानी तो पेपर की बात करें तो पेपर में आपके पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित। मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट है, उन्होंने ही कुछ क्वेश्चन जो भेजे हैं। यानी इसकी जो आंसर की इसका पेपर वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन इसका पेपर वो दिया नहीं गया था, वो जमा कर लिया गया है। और जो क्वेश्चन थे उसमें ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 थे। उसमें आपके टेक्निकल से संबंधित बात करें तो इसमें 75 क्वेश्चन टेक्निकल से पूछे गए हैं। और आपका नॉन टेक की बात करें तो नॉन टेक के आपके 25 क्वेश्चन नॉन टेक से पूछे गए हैं। और दोस्तों, काफ़ी बच्चे ये सोच रहे थे इसमें 3-4 ट्रेड का मिक्स क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्वेश्चन अपनी ही ट्रेड से आए हैं और आपकी जो नॉन टेक्निकल थी वो सभी के लिए कॉमन थी। तो फाइनली इसमें लगभग आपके पूरे 100 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें 75 टेक्निकल और आपके 25 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए फिर एक छात्र ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, चलिए फिर विस्तार से बात कर लेते हैं। तो पेपर बहुत ही ईजी माना जा सकता है, बहुत ही अच्छा पेपर आया है, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया है, बेसिक से ही आया है। तो चलिए फिर उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक छात्र है, उन्होंने ये क्वेश्चन भेजे हैं, यानी लिखकर एक पेज पर उन्होंने ये क्वेश्चन जो उनको याद रहे वो उन्होंने क्वेश्चन हमसे शेयर कर दिए हैं। तो चलिए फिर पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यानी एक क्वेश्चन ये आया था आपका VFD का पूर्ण रूप होता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। VFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, इसका आंसर आपको वहाँ पर करना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज़्यादातर क्वेश्चन आता रहता है और पिछले UPPCL TG2 में भी आपका आया था VVFD यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऐसे करके क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आया था आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी एक 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर आपकी 1440 RPM पर चल रही है, तब इसकी स्लिप आपको ज्ञात करनी थी। स्लिप से संबंधित आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों स्लिप निकालना बहुत ही आसान है। आप सभी ने यदि परीक्षा दी है तो आपने क्वेश्चन वहाँ पर देखे होंगे। तो स्लिप आप इस प्रकार निकाल सकते हैं। स्लिप आपकी परसेंटेज में निकालनी होती है, या आपकी NS यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस NR रोटर की स्पीड बटे NS, इस प्रकार आपको स्लिप वहाँ पर निकालनी थी। NS पर आपको यहाँ पर 1500 RPM आ जाता, क्योंकि 4 पोल 50 हर्ट्ज हमको दिया गया है। तो यहाँ से आप NS आपकी निकल जाती, यानी 1500 माइनस 1440 बटे 1500, इस प्रकार आप इसकी स्लिप निकाल सकते थे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और कॉमन क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में आता रहता है। और आगे बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों हम सभी जानते हैं वेल्डिंग के लिए आपका यानी आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर प्रयोग में लाया जाता है। तो आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो आपका होता है वो आपका आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ज़्यादातर परीक्षाओं में आता रहता है। तो चलिए फिर आगे देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन किससे संबंधित था? यानी चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी DC जनरेटर के, यानी DC जो मोटर होती है, यहाँ ये जनरेटर लिख दिया है, DC जो मोटर होती है उसके आर्मेचर में होता है। यानी कौन सी वोल्टेज DC मोटर के आर्मेचर में होती है? तो DC मोटर के आपको वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, AC DC दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको DC मोटर का जो आर्मेचर होता है उसमें AC सप्लाई उपस्थित रहती है, तो आपको वहाँ पर वो ऑप्शन करना था। तो आगे चलते हैं, एक नया क्वेश्चन यानी 5वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर एक नया क्वेश्चन था। एक 4 पोल 50 हर्ट्ज मोटर की तुल्यकालिक गति आपको निकालनी थी। उस पहले क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन लगा दिया था, लेकिन अलग से एक क्वेश्चन दिया था, यानी सिंक्रोनस स्पीड आपको वहाँ पर निकालनी थी। तो सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए 120 गुणे F/P ये आपको अंश, ये आपको फॉर्मूला है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता रहता है, आम ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। तो आपको यहाँ पर 1500 RPM इसका तुल्यकालिक गति निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन
इस प्रकार से करना था। और छठे क्वेश्चन की बात करें तो छठे क्वेश्चन है संधारित्र की इकाई होती है, तो संधारित्र की इकाई उसको आपको हम सभी जानते हैं संधारित्र की जो इकाई होती है वो फैराड में होती है, तो आपको राइट आंसर वहाँ पर फैराड करना था। चलिए फिर दोस्तों आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यानी 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपको दिए गए थे, यानी 1000 वाट ऑप्शन उसमें आपको लगाना था, यानी 1 किलोवाट हमारा 1000 वाट के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेसिक से पूछे गए हैं क्वेश्चन। वैकेंसी भले ही कम हो, लेकिन जो क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है वो बहुत ही बेसिक रहा है और ज़्यादा इजी ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन था डीसी शंट मोटर की आर्मेचर धारा बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आर्मेचर की जो करंट है उस बढ़ जाने पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसकी हम सभी जानते हैं डीसी शंट मोटर की जो गति होती है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन फिर भी लोड बढ़ने से आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो इसकी गति थोड़ी सी कम हो जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। नौवां क्वेश्चन इस पर कराया था, ट्रांसफार्मर में ऑयल का क्या कार्य है। तो ट्रांसफार्मर में ऑयल का कार्य आपका इंसुलेशन और कूलिंग प्रदान करना रहता है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, तो उम्मीद है आप सभी ने ये सही किया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी एसीबी सर्किट ब्रेकर में वायु का क्या कार्य है। तो यानी एयर सर्किट ब्रेकर में वायु का क्या कार्य होता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों आर्क को समन करना यानी कुचलना, इसका वायु का कार्य होता है। तो राइट आंसर आपको उस हिसाब से करना था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक स्किन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी स्किन इफेक्ट से जो हमारी धारा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालक में यदि स्किन इफेक्ट हो जाए तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, स्किन इफेक्ट के कारण जो हमारा चालक होता है उसमें जो धारा जो होती है वो कोर की अपेक्षा आपकी सिरों की तरफ ज़्यादा प्रवाहित होती है। कोर में आपकी नगण्य क्या होती है लगभग, लेकिन सिरों की तरफ ज़्यादा प्रभावित होती है। तो और स्किन इफेक्ट जो होता है वो आपका एसी में ही देखने को मिलता है और डीसी में इसका मान शून्य रहता है। और स्किन इफेक्ट के बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है और जो हमारी धारा है वो आपकी नॉन सिनुसोइडल प्राप्त होती है, यानी अजैवक्रिय धारा प्राप्त होती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार कर देना था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, आरएलसी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आरएलसी परिपथ में कौन ज़्यादा लॉस करेगा, यानी किसके द्वारा ज़्यादा लॉस होगा। तो हम सभी जानते हैं हमारा रेजिस्टेंस के कारण ज़्यादा लॉस होता है। तो राइट आंसर आपको करना था। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन आया था 18 HWG व्यास कितने mm के बराबर होता है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आए हैं, और भी आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। एक और क्वेश्चन था 3 फेज इंडक्शन जो मोटर होती है वो हमेशा चलती है, यानी हम सभी जानते हैं जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी एसिंक्रोनस यानी अतुल्यकालिक गति यानी तुल्यकालिक गति से ही कम स्पीड पर हमेशा चलती है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन के अनुसार कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक ये भी क्वेश्चन था इसमें 15वां क्वेश्चन की बात करें, संधारित्र का क्या कार्य है। तो दोस्तों संधारित्र का कार्य पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता है। तो राइट आंसर आपको देखकर कर देना था। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हैं और बहुत ही इजी लेवल रहा है इस पेपर का पैटर्न का। यानी अगर एक और क्वेश्चन था संधारित्र की जो रेटिंग होती है उसको व्यक्त किया जाता है। तो संधारित्र की रेटिंग को जो व्यक्त किया जाता है वो kWAR में इसको व्यक्त किया जाता है। तो आपको आंसर चूज करके कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन था दोस्तों, SCR 1 है, यानी SCR के बारे में पूछा गया था। SCR 1 है मतलब कितने परत और कितने जंक्शन इसमें होते हैं, इस प्रकार के इसमें ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको SCR हम सभी जानते हैं इसका 4 लेयर और आपके 3 इसमें जंक्शन होते हैं। तो राइट आंसर आपको 4 लेयर 3 जंक्शन कर देना था। आगे चलते हैं दोस्तों। एक और क्वेश्चन था, यानी फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। तो हम सभी जानते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आपका 4 डायोड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपको करना था। और एक और क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युतशीलता होती है, उसमें आपका एयर और अन्य वो दिए गए थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पूरा कन्फर्म नहीं है क्या क्या ऑप्शन थे। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने देखा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पेपर का पैटर्न बहुत ही आसान रहा है दोस्तों। अभी बच्चे इसका वेट कर रहे हैं कि इसकी परीक्षा का रिजल्ट आज ही डिक्लेयर होना है और उसके बाद कल यानी कल 15 फरवरी को इसका
मेडिकल वगैरह और आपकी फिजिकल जो पेपर होना है वो कल होना है। तो दोस्तों काफ़ी बच्चे अभी वहीं पर इंतज़ार कर रहे हैं और जिनको उम्मीद नहीं है कि हमारा नहीं हो पाएगा तो वो बच्चे वहाँ से उन्होंने लौटने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित करा दिया जाएगा। यदि पेपर का वहाँ पर वेबसाइट पर आप मिलता है तो तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हम उपस्थित होंगे उस पेपर के साथ। तो चलिए फिर दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।